हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ आयुष एंड जुडिशरी। देखिए, पेटेंट लॉ को स्टार्ट करते हैं। आज से इंट्रोडक्शन की बात करेंगे एंड इफ़ पॉसिबल लाइसेंसिंग भी मैं करा दूंगा। रजिस्ट्रेशन आप खुद करोगे। रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल पार्ट है, वो आप खुद कर लेंगे, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है नहीं। पर लाइसेंसिंग वाला पार्ट में जरूर आप लोगों को करा दूंगा, इफ़ पॉसिबल आज नाइट में या फिर कल आपको 10-11 बजे तक जरूर वो मिल जाएगा, ताकि आप लोगों के पास रिवीजन का भी एनफ समय रहे। ठीक है, तो पेटेंट लॉ को स्टार्ट करेंगे। दिस इज समर्थ आयुष एंड जुडिशरी, जहाँ पे आपको तमाम सारी चीज़ें मिलती है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बने रहिएगा जरूर। मैं आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में भी ऐसे ही काफ़ी सारी वीडियोज़ अवेलेबल कराऊंगा। उसके अलावा आईपीसी कॉन्टैक्ट एंड लॉ से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यूपीएससी से मैपिंग वगैरह जो भी हो पाएगा जल्दी ही चैनल पर मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो पेटेंट लॉ को समझते हैं। कॉपीराइट मैंने आपको बता दिया, ट्रेडमार्क आपने पढ़ रखा है पहले सेमेस्टर में, मतलब पहले वाला आईपीआर पार्ट 1 में। अभी पेटेंट को समझते हैं, पेटेंट होता क्या है। देखिए, मैंने अभी जब मोनसेंटो का केस बताया था आपको, उसमें मैंने पेटेंट के बारे में ओवरव्यू दिया आपको। पेटेंट एक बेसिकली दस्तावेज होता है, अगर मैं सिंपली कहूँ तो। एक कैसा दस्तावेज होता है? एक तरीके का कानूनी दस्तावेज होता है। कानूनी दस्तावेज कहने का मतलब कि कानून ने आपको रिकॉग्नाइज करा है। किसको रिकॉग्नाइज करेगा? एज अ पर्सन को रिकॉग्नाइज करेगा। किसको रिकॉग्नाइज करा है? हाथी, आदमी, जानवर, पत्थर, किसको रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहे हैं अपन? मैं बात करूँ एक आविष्कार की, एक इन्वेंशन की। लेट से कुछ आपने ऐसा इन्वेंशन करा। लेट से अगर हम बात करें आज के ज़माने में, अगर किसी ने इलेक्ट्रिसिटी का खोज करा होता, या किसी ने मान लीजिए बल्ब का खोज करा होता, एडिसन साहब ने मान लीजिए, तो आज के ज़माने में उस बल्ब को, वो टेक्नोलॉजी को क्या मिलता? उनको पेटेंट मिलता। अब पेटेंट होता क्या है यार? मैं सिंपली कह रहा हूँ बार बार, पेटेंट इज अ काइंड ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, जो एक तरीके का डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, अथॉरिटीज़ के द्वारा, कई सारे काम के लिए, कई सारे राइट्स को दिमाग में रखते हो, कई सारे पर्पसेस को फुलफिल करने के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको किसी भी इन्वेंशन के लिए पेटेंट मिलता है, तो आपसे बिना पूछे कोई और व्यक्ति या कोई और इंसान पूरी उस टेरिटरी में, अगर हम बात करें इंडिया में, अगर हम बात करें, या फिर इंडिया के बाहर, तो फिर आपके बिना पूछे भी काम किया जा सकता है। पर इंडिया में, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोई भी उसका यूज नहीं कर सकता है विदाउट योर परमिशन, विदाउट योर कंसेंट, विदाउट योर लाइसेंस। अगर आपने साइन कर रखा है तो अलग बात है। तो कहने का मतलब कि किसी आविष्कार या खोज पर मिलने वाला स्वत्व या अधिकार, एकाधिकार, उसको क्या बोलते हैं? पेटेंट बोलते हैं। हिंदी में मैंने लिखा है यहाँ पे, स्वत्व आपका अपना है। वो नहीं कहता कि वो मेरा है, वो दैट इज व्हाट माई इन्वेंशन, वो आपका अपना इन्वेंशन, वो आपका अपना आविष्कार हुआ। उसके लिए आपको रिकॉग्निशन के रूप में पेटेंट मिलता है। पेटेंट की अवधि 20 साल तक के लिए होती है। बात को समझ गए आप? पेटेंट बेसिकली एक तरीके का कानूनी दस्तावेज है, जो राष्ट्रीय नियमों के आधार पर या राज्य या राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। यह एक आविष्कारक को एक निश्चित अवधि के लिए अपनी रचना बनाने, उपयोग करने और बेचने का विशेष अधिकार प्रदान करता है। इस प्रणाली के पीछे मूल विचार आविष्कारकों को अपनी रचनाओं की रक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। एज यूजुअल आईपीआर का कॉन्सेप्ट यही है कि जो अपना इन्वेंशंस कर रहे हो, जो भी आप अपना डिजाइन जो भी बना रहे हो पूरे आईपीआर में, उसको प्रमोट करना। और एट द सेम टाइम ये भी कहता है कि एक इन्वेंटर को एक निश्चित अवधि, कितने साल के लिए? 20 साल के लिए, आपका अपना जो इन्वेंशन है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट करने के लिए, उसका अच्छे तरीके से यूज करने के लिए, उसको आप बेच सकते हो पैसे में, फाइनेंशियली आपको बेनिफिट होगा। एक पेटेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया। आगे कहता है, इन इंडिया सर्वप्रथम सबसे पहले 1911 में भारतीय पेटेंट, इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट बनाया गया था। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद 1970 में पेटेंट अधिनियम बना, पेटेंट एक्ट बना। बाद में अमेंडमेंट्स हुए बहुत सारे, 2002 2005 में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए। तो अमेंडमेंट्स देखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ बहुत बार, अमेंडमेंट्स इस तरीके के एक्ट्स में बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें समय समय पर टेक्नोलॉजी इतनी अपडेटेड हो रही हैं कि अमेंडमेंट्स कोई बहुत ऐसा बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। अमेंडमेंट्स कभी भी 2 साल के अंदर 2 4 5 बार भी हो सकता है। ठीक है, कहता है एक अमूर्त संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जो प्रकृति में भौतिक नहीं है। मतलब कि एक ऐसे कॉन्सेप्ट को दिया जाता है, कहने का मतलब पेटेंट किसको दिया जाता है? एक ऐसे अमूर्त बोले कि संपत्ति, एक ऐसी प्रॉपर्टी को दिया जाता है जो फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं है, पर आजकल फिजिकली भी प्रेजेंट होने लगा है। प्रोडक्ट की भी हम बात करते हैं। ठीक है, सद्भावना, ब्रांड पहचान और बौद्धिक संपदा जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट सभी क्या है? अमूर्त संपत्ति है, एक तरीके का इनवैल्यूएबल प्रॉपर्टी है। पेटेंट क्या है? पेटेंट एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि देखो पेटेंट फिजिकली प्रेजेंट है, सामने कोई इंसान नहीं है वो, इट्स जस्ट अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, बात को समझ रहे हो आप? तो यही सब बातें लिखी गई। हिस्ट्री को देख लो आप, इंडियन द पेटेंट एंड डिजाइन प्रोटेक्शन एक्ट 1872, और उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेंशंस एक्ट 1883, इन्वेंशंस एंड डिजाइन एक्ट 1888, दोनों को मर्ज करके बनाया गया। इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट 1911 और द पेटेंट एक्ट 1970, जिसकी अपन बात करेंगे। तो समझ रहे हो आप? तो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क से सब क्या एक तरीके की अमूर्त संपत्ति है, इनवैल्यूएबल, या फिर एक ऐसी समथिंग दैट इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट, वो एक तरीके की प्रॉपर्टी है। अब रेशनल क्या है? रेशनल ऑफ द एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970 इज दैट टू इनकरेज साइंटिफिक रिसर्च एंड इन्वेंशंस।
जो साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है, जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रहा है, उसको क्या करना, इंकरेज करना, ताकि और से ज़्यादा लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेंट करें, इन्वेंशंस करें, आविष्कार करें। अरे बात को बूझ रहे हो कि नहीं बूझे? ये हुआ इसका कारण। नई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, नई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को सपोर्ट करना, नए इन्वेंशंस ऑफ कमर्शियल यूटिलिटीज़ को प्रमोट करना, एंड प्रिविलेज टू यूज ऑन योर ओन। आपके पास आपका अपना प्रिविलेज होगा कि आप जैसे चाहो उस पेटेंट को यूज कर सकते हो ऑन योर ओन, एंड मिसलेनियस राइट्स। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ पेटेंट एक्ट को क्या बनाया गया था, 1970 में लाया गया था। अब देखिए, अब पेटेंट एक्ट के कुछ सैलिएंट फीचर्स को समझते हैं, कुछ डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं लाइसेंसिंग जब आपको कराऊंगा उसके बाद पेटेंट में कुछ है नहीं ऐसा, बहुत ही सिंपल सा पेटेंट था। कॉपीराइट ज़्यादा इसे इंपॉर्टेंट था, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल था। पेटेंट तो क्या होता है, अगर आपने आविष्कार करा है, कोर्ट में प्रूव कर दो या कंट्रोलर के सामने प्रूव कर दो कि देखो भैया ये हमारा पेटेंट, इस पर ये मेरा इन्वेंशन है, मेरी टेक्नोलॉजी है, मैंने इसको बनाया, दुनिया से अलग बनाया है, तो आपको पेटेंट मिल जाएगा। तो सेक्शन 2(1) अगर आप देखोगे पेटेंट एक्ट को, वो कहता है, सेक्शन 2(1) क्या कहता है, इन्वेंशन, आविष्कार का क्या मतलब है, मीन्स अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस। इस चीज़ को दिमाग में रखना, प्रोडक्ट या प्रोसेस, या तो कोई प्रोडक्ट एक नया इन्वेंशन हो सकता है या तो कोई प्रोसेस हो सकता है। मान लीजिए ऐसा हो कि प्रोडक्ट आपने क्या करा, कुछ प्रोसेस अवेलेबल तो था मार्केट में, उसका यूज कुछ इस तरीके से करा कि आपने एक नया प्रोडक्ट बनाया, या तो आपने कंप्लीट ही एक प्रोसेस बना दिया। समझ रहे हो, या तो आपने एक प्रोडक्ट बनाया जो ऑलरेडी प्रोसेस मार्केट में अवेलेबल था, जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी अवेलेबल था, उसका इस तरीके से यूज करा कि किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस टेक्नोलॉजी का यूज करके कोई ऐसा प्रोडक्ट भी बनाया जा सकता है। लेट्स से कि जब इलेक्ट्रिसिटी आई थी तो कोई ये नहीं सोचा था कि कभी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कुछ ऐसी चीज़ें भी बनाई जा सकती है जो इंसान की सोच से ही बियॉन्ड हो। ठीक है, उस तरीके की चीज़ों को भी इन्वेंशन कहते हैं। इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप एंड कैपेबल ऑफ व्हाट, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इन्वेंटिव स्टेप मतलब कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप तो रहा होगा उसमें जो बहुत इनोवेटिव है, इन्वेंटिव है, अभी अपने आप में आविष्कारक कदम है वो, अगर मैं सिंपल हिंदी में बोलूँ तो। सेक्शन जे ए में भी कहता है, इन्वेंटिव स्टेट मीन्स अ फीचर ऑफ एन इन्वेंशन दैट इन्वॉल्व्स टेक्निकल एडवांसमेंट एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज और हैविंग इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस और बोथ, एंड दैट मेक्स द इन्वेंशन नॉट ऑब्वियस टू अ पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट। अरे बात को समझो क्या है, आपने उस प्रोसेस में या प्रोडक्ट में कुछ ऐसे इन्वेंटिव स्टेप्स यूज करे हैं जो इंसानी माइंडसेट से दूर है, इंसानी जो दिमाग होता है ना उसके ऑब्वियसनेस में नहीं आता। मतलब कि ये तो चलो ऑब्वियस है कि ये बनना ही था, या कभी ये कोई कह नहीं सकता था कि कभी इंटरनेट भी बनेगा, कभी कोई पढ़ाई ऑनलाइन भी होगी, कभी कोई सोचा नहीं था, कभी ये नहीं सोचते थे कि एक तरफ फ़ोन से बात करें तो दूसरी तरफ से कोई इंसान आपको वीडियो कॉल भी कर सकता है। ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो कुछ ना कुछ प्रोसेसेस का यूज करके, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का यूज करके कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स लिए आपने कि वो इंसान की ऑब्वियसनेस जो माइंडसेट है ना, ऑब्वियस चीज़ की तो होना ही था, इस लाइन के बियॉन्ड चली गई वो चीज़। बात को समझ रहे हो आप? तो अगर कुछ ऐसा होता है, मान लीजिए कोई इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, क्या करा आपने, कुछ ऐसी चीज़ बना दी जो कि चीज़ों की जो मैनुअली है हैंडलिंग की कैपेसिटी उसको रोक देता है, कम कर दिया कि नहीं अब आसान हो गई चीज़ें, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है, इकोनॉमिकली चीज़ें वाइबल हो गई, आसानी से मिल भी जा रही हैं कम रेट में, चीपर रेट में, पर उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, ये बोल रहे हैं इसमें। एग्जिस्टिंग नॉलेज का भी यूज कर सकते हो आप, पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो नॉलेज है ना उसको सिर्फ दिखावटी तरीके से यूज कर रहे हो अगर, तो नहीं हो पाएगा। उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि कुछ तो चेंजेस हमने करे हैं, कुछ तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमने करा है। तो एक इन्वेंशन को जब भी सेटिस्फाई करना हो पेटेंट के अंदर, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? नोवेल्टी, उसको बोलते हैं न्यूनेस इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, मतलब वो इन्वेंशन या तो प्रोडक्ट या तो प्रोसेस पूरी दुनिया में इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट एकदम नया होना चाहिए, एकदम नया होना चाहिए। मतलब सीधे मैंने लिखा है कि एकदम ही नया होना चाहिए। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि ऐसा मैंने पहले सुना तो था, ऐसा मैंने पहले देखा है, मेरे पास लाया गया, नहीं, वो चीज़ एकदम ही नया होना चाहिए मार्केट में। बात को समझ, मैं कितना फोर्स कर रहा हूँ इस वर्ड पे, सुनिए, एकदम ही नया होना चाहिए, मतलब समथिंग दैट इज कम्प्लीटली न्यू फॉर द वर्ल्ड। या फिर इसके अलावा ये भी कहता है कि जब वो आप लेने जा रहे हो ना पेटेंट वगैरह, वो पहले मार्केट में नहीं आओ, मतलब लोगों को पहले उसके बारे में नहीं पता हो। द फर्स्ट पर्सन जिसको इसके बारे में पता चले, ठीक है, आपकी फैमिली के मेंबर्स को पता है, हो गया, मैं मानता हूँ फैमिली मेंबर्स, पति पत्नी को पता है, कोई बात नहीं, पर जब पेटेंट जो ग्रांट करता है ना उसको पता होना चाहिए सबसे पहले। जब आप उसको ऑफिस में जाकर बताते हो अपने बारे में, अपनी इन्वेंशंस के बारे में, तो कहते हैं कि इतना सीक्रेट चीज़ होनी चाहिए ना कि लोगों को पहले पता ना हो। अगर पहले पब्लिसाइज हो चुकी कुछ मैगजीन में कहीं से भी, तो उसको पेटेंट नहीं मिलेगा। सेकंड कहता है इन्वेंटिवनेस और नॉन ऑब्वियसनेस। अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया कि एकदम टेक्निकल एडवांसमेंट, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, द फेलियर ऑफ अदर्स टू सोल्व द प्रॉब्लम एट हैंड, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, कि नहीं यार ये तो कभी ऑब्वियस था ही नहीं कि रिजल्ट होता, ये बिल्कुल नई चीज़ बना दी आपने। और थर्ड यूजफुलनेस, ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल में यूज हो, मतलब अब यूज होने वाली चीज़ को मांगोगे ना कि किसी कुछ ऐसा बना दिया कि क्या नाम है,
करेंसी काउंटरफीट बना रहे हो आप, पैसे नकली पैसे वाली मशीन बना रहे हो आप, तो कह रहे हो कि इसकी टेक्नोलॉजी तो कोई यूजफुलनेस थोड़ी नहीं उसका। ठीक है, ये सारी बात याद रखिएगा। चीपर प्रोडक्ट बना रहे हो, नया प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई मेयर वर्कशॉप नहीं है, मैंने वो सिर्फ दिखावा नहीं करा आपने। नया प्रोसेस, इंप्रूव्ड रिजल्ट, रीअरेंजमेंट और रीऑर्डरिंग, कभी भी नया प्रोडक्ट बनाए तभी उसको पेटेंट नहीं मिलेगा। सिर्फ आपने क्या करा कि प्लस ए प्लस बी बराबर सी होता है, आपने क्या कर दिया, बी प्लस ए बराबर सी कर दिया, मतलब 2 + 3 5 होता है, और आपने कह रहा कि नहीं 3 + 2 5 होता है, तो इसके लिए कभी आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है, यूजफुलनेस होना बहुत जरूरी है, इकोनॉमिक वायबिलिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसीडर्ड। इन सब सारी चीज़ों को कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब सेक्शन 3 को आप पढ़ोगे ना पेटेंट लॉ में, तो उसमें चीज़ें लिखी हुई है कि कौन कौन से इन्वेंशंस को हम इन्वेंशन नहीं बोल सकते, मतलब किस चीज़ के आविष्कार को या किस चीज़ के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को या प्रोडक्ट को या प्रोसेस को हम ये नहीं कह सकते कि वो इन्वेंशन है, मतलब उसको पेटेंट दिया जा सकता है। ये बात हम करें कि किससे पेटेंट नहीं दिया जा सकता है। उसको देखिए क्या क्या कहता है, कोई भी ऐसा इन्वेंशन जो फ्रेवलेस है और विच क्लेम्स एनीथिंग ऑब्वियसली कॉन्ट्रेरी टू वेल एस्टैब्लिश्ड नेचुरल लॉज, मतलब कोई ऐसा इन्वेंशन आपने करा जो प्राकृतिक नियमों के खिलाफ है। फॉर एग्जाम्पल, कह रहे हो आप कि दिन में, मतलब जैसे जागने और रात, दिन में जागना रात में सोने की बात है, आप कह रहे मैंने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जो दिन को रात बना दे, रात को दिन बना दे, तो ऐसी टेक्नोलॉजी को पेटेंट नहीं मिलेगा। एक तो ये भी टर्म होता है आर्टिफिशियल सेक्स टॉयज, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, बहुत पहले केसेस भी हुए इसके ऊपर, उसको भी पेटेंट ऐसा नहीं मिलता, क्योंकि आपने क्या करा, जो नेचुरल लॉज है ना, प्रकृति के नियम, उसको आपने क्या करा, वायलेट करा इस तरह की कोई भी चीज़ बनाकर। आगे कहता है सेक्शन 3B में, एन इन्वेंशन द प्राइमरी और इंटेंडेड यूज फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ विच कुड बी कॉन्ट्ररी टू पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी और विच काउजेज सीरियस प्रिजुडिस टू ह्यूमन, एनिमल और प्लांट लाइफ और हेल्थ एज टू द इन्वायरमेंट। मतलब कुछ ऐसी चीज़ बनाई आपने, जैसे मैंने करेंसी वाली बात बताई ना आपको, नकली करेंसी वाली बात, वो पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के अगेंस्ट होती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसानों को या इन्वायरमेंट को या फिर ह्यूमन को, एनिमल को क्या करता है, बहुत हद तक नेगेटिव तरीके से इंपैक्ट करता है, उसके हेल्थ पे, उसके और बहुत सारी चीज़ों पे जब हम बात करें इंपैक्ट करता है, तो वो डिपेंड करेगा कि आपने क्या इन्वेंशन करा है। थर्ड कहता है, हाँ, सेक्शन 3C, द मेयर डिस्कवरी ऑफ अ साइंटिफिक प्रिंसिपल और द फॉर्मुलेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी और डिस्कवरी ऑफ एनी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग सब्सटेंस अकरिंग इन नेचर, इसको नहीं मिलेगा। क्या कह रहा है ये, आपने क्या करा, आप सबको पता है एक तरीके की, किसी ने ये कह दिया था जीवन में कि यार कभी ना कभी तो रामायण महाभारत हुआ है, महात्मा बुद्ध रहते थे, कोई ये कह दे, या कोई कह दे कि नहीं यार बहुत सालों पहले एक ऐसा लेजेंडरी फैक्ट है कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में आपको अर्जुन का वो गांडीव जो वो है ना धनुष, वो मिल जाएगा। अब ये फैक्ट है, इट्स अ फैक्ट। अब आप अगर इसको किसी भी टेक्नोलॉजिकल मेथड से ढूंढो, ये डिस्कवरी होगी, ये इन्वेंशन नहीं हुआ, बिकॉज आपको वो बेस बनाकर दे दिया गया था, आपको पता था पहले से कि ऐसा गांडीवधारी अर्जुन कोई था महाभारत में, और आपने अगर वो गांडीवधारी धनुष ढूंढ दिया ना, तो आपको उसके लिए पेटेंट नहीं मिलेगा, वो डिस्कवरी हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर केसेस भी हैं, पर हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेयर डिस्कवरी के ऊपर। ठीक है, आगे कहता है द सेक्शन 3D बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, द मेयर डिस्कवरी ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ अ नोन सब्सटेंस विच डज नॉट रिजल्ट इन द इन्हांसमेंट ऑफ द नोन इफिकेसी ऑफ दैट सब्सटेंस और द मेयर डिस्कवरी ऑफ एनी न्यू प्रॉपर्टी। अभी इसको समझते हैं क्या कह रहा है, कह रहे हैं द मेयर डिस्कवरी ऑफ अ न्यू फॉर्म, मेयर बर्ड, मेयर बर्ड, तो मेयर बर्ड का मतलब समझ रहे हो आप, मेयर का क्या मतलब होता है, मेयर का मतलब कि आपने कुछ भी नहीं करा, आपने सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को ढूंढ दिया, जस्ट अ मेयर डिस्कवरी। यार मतलब कुछ नहीं है ये हमारे लैंग्वेज में अगर ऐसे कहें तो मेयर डिस्कवरी ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ अ नोन सब्सटेंस। आपको पहले से वो सब्सटेंस पता है, वो सब्सटेंस पहले से आपको पता है, उसमें आपने कुछ नया फॉर्म ढूंढ लिया, पर उससे उस जो पहले से अवेलेबल सब्सटेंस है ना, उसके इफिकेसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल अभी ये केस देखेंगे, उस केस में मान लीजिए कोई दवा है, जैसे पैरासीटामोल एक दवा थी, अब पैरासीटामोल दवा का आपने एक नया फॉर्म ढूंढ लिया, अब ठीक है उसकी 10 घंटे में इंपैक्ट होता है या 8 घंटे में होता है, पर एज सच इफिकेसी पे बहुत बड़ा अंतर नहीं आया। आगे कहता है और द मेयर डिस्कवरी ऑफ एनी न्यू प्रॉपर्टी और न्यू यूज ऑफ अ नोन सब्सटेंस और ऑफ द मेयर यूज ऑफ अ नोन प्रोसेस, मशीन और apparatus unless such known process results in a new product or employs at least one new reactant। यही बातें यहाँ कर रखा है कि कुछ भी अगर आपने सिर्फ मेयर चीज़ फाइंड आउट करा है, जस्ट एड ऑन चीज़ें फाइंड आउट करी आपने, पर इफिकेसी पे फर्क नहीं पड़ा या फिर उसका कोई प्रोसेस पे फर्क नहीं पड़ा, मशीन और apparatus जो भी है, मतलब उससे कुछ नया प्रोडक्ट अगर नहीं बन रहा है तो उसको नहीं बोलेंगे इन्वेंशन। एक्सप्लेनेशन कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लाउड सॉल्ट्स, नमक, एस्टर्स, ईथर, पॉलीमर्स, मेटाबोलाइट्स, प्योर फॉर्म, पार्टिकल साइज, आइसोमर्स, mixture of isomers, complexes, combinations and other derivatives of known substance shall be considered to be the same substance unless they differ significantly in properties with regard to efficacy।
समझ रहे हो बात, ये बातें यहाँ लिखी हुई है, ये सब एक ही चीज़ है। आपने ठीक है ईस्टर की जगह ईथर यूज़ कर दिया, ईथर की जगह हेलोइड यूज़ कर दिया, हेलाइड की जगह पॉलीमॉर्फस कोई एलिमेंट यूज़ कर दिया, कुछ नया पॉलीमर यूज़ कर दिया, ठीक है, कुछ पॉलीमर्स आपने चेन रिएक्शन करके यूज़ कर लिया, ऐसा नया प्रोडक्ट जब तक नहीं बनता नहीं बोल सकते आप। आगे कहता है सेक्शन 3 में, अ सब्सटेंस obtained by a mere admixture resulting only in the aggregation of the properties of the components thereof or a process of producing such substance। ठीक है, आपने कह दिया कि HCl में क्या होता है 1:3, मतलब जैसे क्या बोलते हैं HNO3 है मान लीजिए, या फिर 1:3 के रेशियो में इसको बोलते हैं, या फिर एक और AgI लेट से, आपने क्या करा 3:1 का रेशियो है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन अगर कुछ ऐसा हम बोल रहे हैं लेट से, पर आपने क्या करा, ठीक है कॉम्बिनेशन बदल दिया, 3:2 को आपने 6:12 कर दिया, मान लीजिए 1:2 कोई एलिमेंट है उसको आपने 6:12 कर दिया, तो क्या इसके लिए डिस्कवरी एक पेटेंट मिल जाएगा? आपने नहीं मिलेगा आपको इस चीज़ के लिए। तो अगर आपने कॉम्पोजिशन जस्ट चेंज कर दिया ना तो आपको उसके लिए भी नहीं मिलेगा। द मेयर अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट मैंने आपको पहले भी बोला, डुप्लीकेशन, इन सब चीज़ों के लिए नहीं मिलेगा। या फिर आगे कहता है ये जो पेटेंट एक्ट अमेंडमेंट एक्ट से अमिट कर दिया गया सेक्शन 331G को, कि क्या क्या था कि मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कोई मेडिकल, सर्जिकल, क्यूरेटिव, जो डायग्नोस्टिक थेरेप्टिक एलिमेंट्स है सबको हटा दिया गया। बहुत सारी चीज़ें तो पेटेंट उसमें चली गई ना, प्लांट वेराइटीज़ एक्ट में, लास्ट आज सुबह पढ़ाया ना आपको केस, उस वही था प्लांट वेराइटीज़ एक्ट। आगे लिखी हुई है सेक्शन 3J, मैंने आपको बात कर लिया मोनसेंटो वाले केस में, प्लांट्स एंड एनिमल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है। आगे कहता है सेक्शन 3 के मैथमेटिकल और बिजनेस मेथड और कंप्यूटर प्रोग्राम पर से एल्गोरिदम, कुछ एल्गोरिदमिक चेंज करा तो भी नहीं मिलेगा। लिटरेरी ड्रामेटिक ये सब तो कॉपीराइट में आता है। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड इन्वेंशन, ये अच्छा है 3P, एन इन्वेंशन विच इन इफेक्ट इज ट्रेडिशनल नॉलेज और विच इज एन एग्रीगेशन और डुप्लीकेशन ऑफ नोन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेडिशनली नोन कॉम्पोनेंट और कॉम्पोनेंट्स, उसको नहीं मिलेगा। जैसे लद्दाख में आप जाओगे ना, या फिर आप उत्तर भारत में चले जाओ, ऊपर के क्षेत्रों में, क्या बोलते हैं उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, फिर नीचे ट्राइबल्स एरियाज में चले जाओ, वहाँ पे हीलिंग का मेथड बहुत बढ़िया है उनके पास। तुलसी का पत्ता यूज करके बहुत अच्छे तरीके से आपके बीमारियों को ठीक कर सकते हैं वो। तो कुछ ट्रेडिशनल जो होता है ना नॉलेज, जो ट्राइबल एरियाज में ज़्यादा आपको मिलेंगे, ट्राइबल्स के पास ज़्यादा नॉलेज है हमसे ट्रेडिशनल चीज़ों का, अब उनका यूज करके अगर आप कुछ बना रहे हो ना, लेट से थोड़ा बहुत भी चेंज करके, तो नहीं मिलेगा आपको। या फिर ट्रेडिशनल नॉलेज के बेस पे अगर कुछ बना दिया ना, नहीं मिलेगा आपको, तो पेटेंट बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। ठीक है। 4 कहता है इन्वेंशंस रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी नॉट पेटेंटेबल। अब आपने एटॉम बम बना दिया, कह रहे हो कि पेटेंट दे दो, नहीं मिलेगा इसमें। उस तरीके से सेक्शन 3(5) कहता है, तो 3(5) नहीं, सेक्शन 5 अलग है सब, सेक्शन 3 वो ये सब नहीं था, सेक्शन 4 सेक्शन 5 है, ये अलग अलग है। इन्वेंशंस वेयर ओनली मेथड ऑफ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर पेटेंटेबल। मान लीजिए कोई ऐसा इन्वेंशन करा आपने जहाँ पे कुछ ठीक है चीज़ें थी, पर कुछ मेथड और कुछ प्रोसेस जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता था उसको पेटेंट की बात कर रहे थे आप, तो पहले मिलता था आप, पर अमेंडमेंट के बाद इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो सेक्शन 5 अब अवेलेबल है नहीं। तो ये सारी बातें कर दी गई आपको जो क्या नाम है पेटेंट लॉ के इंट्रोडक्शन के रूप में। तो पेटेंट देखिए 2 तरह का होता है, या तो प्रोडक्ट बेस्ड या तो प्रोसेस बेस्ड। तो प्रोडक्ट पेटेंट अगर मिल रहा है तो प्रोडक्ट को आपके बिना यूज़ का कोई यूज, मतलब बिना आपके परमिशन के कंसेंट को कोई यूज़ नहीं कर सकता, कोई बना नहीं सकता, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, कोई और उसको पब्लिश नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता विदाउट योर कंसेंट। प्रोडक्ट मैं कह रहा हूँ। प्रोसेस तो बिना आपके टेक्नोलॉजिकल हेल्प के कोई प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, तो बिना आपके परमिशन के कोई टेक्नोलॉजिकल वो यूज भी नहीं कर सकता आपके। तो प्रोसेस टाइप ऑफ पेटेंट हो गया और प्रोडक्ट टाइप ऑफ पेटेंट हो गया। 2 बातें, कुछ केसेस देख लेते हैं, 2 केसेस के बाद खत्म करेंगे। धनपत सेठ वर्सेस नीलकमल प्लास्टिक क्रेट्स लिमिटेड का एक केस है, बहुत सिंपल सा केस है। एक किल्टा एक तरीके की ट्रेडिशनल प्रोडक्ट यूज होता था, मैनुअल एग्रीकल्चर में ना, मैनुअल तरीके से चीज़ों को हटाने के लिए, छटाई के लिए यूज होता था उत्तर भारत में। तो ये नीलकमल प्लास्टिक क्रेट्स वाले धनपत सेठ, इनके बीच में जो बातें हुआ क्या, पेटेंट की बात हुई। अब प्लेंटिव जो था उसने एक नया चीज़ बना दिया धनपत सेठ साहब ने। अब उसने क्या करा था कि थोड़ी चीज़ों को एड ऑन कर दिया था। ट्रेडिशनली उसको पता था कि किल्टा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, छटाई वगैरह में। अब उसके बेसिस पे इसने कुछ एक नई चीज़ बना दी, पेटेंट में मिल गया। अब क्वेश्चन यही उठता था कि क्या ये प्रोडक्ट नया इनोवेशन है कि नहीं है। अब ये यूज़ करने लग गए थे ना लोग इसको, तो क्वेश्चन यही उठता था कि क्या ये जस्ट जो मेयर ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर कोई चीज़ बनाई है, मेयर ट्रेडिशनल नॉलेज जो था पहले से किल्ता जिसको हम बोल रहे हैं, उसके बेसिस पे कोई चीज़ बनाई, या फिर ऑब्वियसली अपने आप में एक नया इनोवेशन था या इन्वेंशन था जो कही। तो कोर्ट ने कहा कि देखो इस बंदे ने क्या करा है ना, जो ऑलरेडी चीज़ें अवेलेबल थी ना उसके बेसिस पे इसने क्या कर दिया है, बस वो बना दिया है, चीज़ें क्या कर दी है, सेटअप कर दिया है, डिज़ाइन बना दिया है, कुछ नया आविष्कार कर दिया, कुछ नया टेक्नोलॉजी बना दिया है। मतलब इसने करा कुछ नहीं है, जो ट्रेडिशनली चीज़ें अवेलेबल थी ना उसके बेसिस पे इसने कुछ नया बना दिया है बस। तो इसको पेटेंट भले ही मिल गया, पर पेटेंट मिलने का ये मतलब ही नहीं होता कि तुमको सारा का सारा इंजंक्शन ही मिल जाए, कि तुमको कोई और इसको यूज ही नहीं कर सकता। और ऐसे भी पेटेंट आपको गलत मिला है, ये बात कह देगी कि पेटेंट जो मिला है ना आपको, वो एक्चुअली जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ना उसके बेसिस पे दे दिया गया है, बिना रिसर्च एंड वो किए हुए।
तो एक तो इंजंक्शन मिलेगा नहीं और पेटेंट पे भी सवाल खड़ा कर दिया था कोर्ट ने इसमें। तो यही बातें कह दी थी कि कोर्ट सेड दैट द हेयर इन दिस केस इज नॉट अ इनोवेशन एंड दस द प्लेंटिफ इज नॉट लायबल फॉर इंजंक्शन, क्योंकि प्रोवाइड द व्हेन टेक्निकल एडवांसमेंट इज कंपेयर, ये डिफिनेशन लिखा हुआ इन्वेंटिव स्टेट का, कि कुछ ना कुछ तो इन्वेंटिव होना चाहिए, पर इसने कुछ किया नहीं था। जो चीज़ें अवेलेबल थी उसका यूज़ करके कुछ चीज़ें ऐड करके बस बना दिया था नया प्रोडक्ट। ठीक है, ये धनपत सेठ बहुत आसान केस था। नोवार्टिस एजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का अदर्स का केस है, बहुत अच्छा सा केस है। अब इसमें हुआ क्या था कि नई दवाई बनाई गई थी किसी कॉम्पोजिशन को चेंज करके, कुछ कॉम्पोजिशन का यूज करके। तो कंट्रोलर ने क्या कहा कि देखो भैया ऐसा है, तुमको नहीं मिलेगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची थी ये बात। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं सिर्फ आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 3D को पढ़ो। सेक्शन 3D में वर्ड यूज हुआ मेयर डिस्कवरी। ठीक है, आपको मिला हुआ है कहीं और, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, यूनाइटेड स्टेट में, यूरोप में आपको मिला हुआ है, ठीक है, ओके। पर इंडिया में आपको पेटेंट इसलिए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सेक्शन 3D जो कहता है वो सिर्फ और सिर्फ मेयर डिस्कवरी आपने करा और कुछ नहीं करा। आपने जो कंपोजिशन पहले से अवेलेबल था उसमें सिर्फ आपने क्या करा, नई चीज़ों को अवेलेबल कर दी, नई डिस्कवरी कर दी, तो उसके लिए नहीं मिलेगा। और एक और टर्म यूज होता है इसमें कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो इफिकेसी को बढ़ाए, जो चीज़ें पहले से अवेलेबल है ना उसके इफिकेसी को बढ़ाए। पर आपकी जो दवा है ना वो इफिकेसी को बढ़ाती नहीं है एज सच, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा चेंज आ नहीं रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि अब क्वेश्चन तो ये भी उठा था कि सर इफिकेसी को सिर्फ और सिर्फ दवा, अगर मेडिसिन की बात करें किसी चीज़ मेडिसिन की, तो सिर्फ हम सिर्फ इसी चीज़ की बात क्यों कर रहे हैं कि वो कितना जल्दी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, और भी चीज़ों को देख सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, जब भी हम सेक्शन 3D की बात करेंगे ना वो बेसिकली मेडिसिनल एस्पेक्ट में ज़्यादा यूज़ होता है। ये उन्होंने बोला, लेजिस्लेशन जब बात कर रहे थे ना इसके ऊपर बना रहे थे एक्ट, तब सेक्शन 3D को लेकर यही बातचीत हुई थी कि इसको सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के पर्सपेक्टिव में ज़्यादा देखा जाना चाहिए, और मेडिसिन के पर्सपेक्टिव में भी इफिकेसी को देखना पड़ेगा। तो नैरो जो होता है ना, सेक्शन 3D का यूज किया कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो हम नैरो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं सेक्शन 3D का, और वही सही इंटरप्रिटेशन है। नैरो इंटरप्रिटेशन इज द राइट इंटरप्रिटेशन एज पर सेक्शन 3D ऑफ द पेटेंट एक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और ये इफिकेसी को बढ़ाता नहीं है, आपका ये जो दवा है ना वो इफिकेसी को बढ़ाने नहीं रहा है सच। तो इफिकेसी को सिर्फ और सिर्फ थेराप्टिक जो इफिकेसी है ना उसके केस में देखेंगे, क्योंकि सेक्शन 5 जो है वो तो हटा दिया गया है। सेक्शन 5 तो है नहीं अब कि सिर्फ और सिर्फ मेथड और प्रोसेस को पेटेंट कर दिया जाएगा। नहीं, आपको ओवरऑल देखना पड़ेगा थेराप्टिक एफिकेसी को इस केस में, जब भी हम सेक्शन 3D की बात करें। और आपका जो भी दवा है ना वो थेराप्टिक एफिकेसी के जो दर्जे है उसमें कम पड़ता है, उतना सपोर्ट नहीं कर रहा। जो अपग्रेडेशन की अगर हम बात करें या फिर एफिकेसी की बात करें वो बहुत कम कर रहा है। तो कोर्ट ने एफिकेसी को दिमाग में रखते हुए, सेक्शन 3D का मेयर वर्ड को दिमाग में रखते हुए चीज़ों को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। इनको पेटेंट मिला नहीं। ठीक है, ये आपकी केस थी, पेटेंट लॉ का इंट्रोडक्शन इतना ही था। अब मैं कल आपको यहाँ से पढ़ाऊंगा केसेज अंडर लाइसेंसिंग, जो लाइसेंसिंग का जो केस है, जैसे बेयर कॉर्पोरेशन का केस है, और लाइसेंसिंग होता क्या है, कंपलसरी लाइसेंसिंग, सेक्शन 84, 85, 92, इन सब के ऊपर बात करेंगे और फिर खत्म करेंगे पेटेंट लॉ को। ठीक है, एंड इसके बाद आपका पेपर भी हो जाएगा, काम पर 5 सवाल तो हो ही जाएंगे आपके। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच विद कनेक्टिंग मी, थैंक यू सो वेरी मच। आप क्या करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बताओ लोगों को। थैंक यू।